हम बात कर रहे थे यहाँ पर बेरोजगारी के कारणों के बारे में। यानी हम वहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? बेरोजगारी के कौन कौन से कारण। बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण हम देखें तो अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की पूंजी का अभाव बताया है, निवेश का अभाव बताया है, अधिक उत्पादकता के संदर्भ में व्याख्या की है। कुछ अर्थशास्त्री विश्वास करते हैं कि बेरोजगारी की जड़ें हैं औद्योगिक समृद्धि के बाद व्यापक जो व्यापार चक्र में आई मंदी है। कुछ का कहना है कि उद्योगों में अव्यवस्थाएं और मंदी के बारे में भविष्यवाणी करने में असमर्थता से व्यक्ति बहुत बड़े अंश को बेरोजगार कर दिया गया है। कुछ और लोगों का मत है कि अचानक आर्थिक जो अपस्फीति है, यानी कि आर्थिक जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेशन यानी आर्थिक अपस्फीति और आर्थिक प्रतिस्पर्धा की जो अव्यक्तिगत शक्तियों के फलस्वरूप रोजगार में कमी आ जाती है। मशीनी प्रौद्योगिकी में सुधार, अत्यधिक उत्पादन, कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित सट्टेबाजी, आर्थिक सफलता का सामाजिक महत्व एवं अपरिहार्य मंदियां, ये सब मजदूरों की मांग में कमी करने वाला रोड़ा खड़ा करते हैं। क्लासिकल विचारधारा मजदूरों की मजदूरी, यानी क्लासिकल विचारधारा है ये कि मजदूरों की मजदूरी को बेरोजगारी का मूलभूत कारण मानती है, जिसके अनुसार मजदूरों को मजदूरी पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है, परंतु पूंजी के अभाव के कारण निर्माता बहुत कम मजदूरों को नौकरी पर रखता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी का उपचार मजदूरी की दर को कम करके, यानी मजदूरी की दर है वो कम कर दी जाने में निहित है। किंतु मजदूरी की दरों को किस सीमा तक कम किया जा सके? क्या श्रमिक को उस न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित किया जा सकता है जिसके वे आदी हो चुके हैं और जो वास्तव में उनका अधिकार भी है? यदि ऐसा किया जाता है तो क्या इससे भारी कष्ट और दुख उत्पन्न नहीं हो जाएगा? इन सभी तथ्यों को बात करें हम, इन सभी तथ्यों ने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर जॉन मानयार्ड कीन्स को सन 1936 में अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट में एक सिद्धांत प्रतिपादित करने का आधार प्रदान किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उत्पादन, प्रभावी मांग, रोजगार परस्पर संबंधित है और किसी भी नियत समय पर किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार की कुल संख्या प्रभावी मांग के स्तर पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की कुल मात्रा यदि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत आधार पर वृद्धि की जा रही है तो इसी आधार पर रोजगार में वृद्धि होगी। हालांकि कई बार इस ढांचे में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि निवेश की तुलना में बचत अधिक हो तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। इसका परिणाम सीमित मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न होना होगा। हालांकि इसका उपचार संभव है, अतः कीन्स का सिद्धांत इसी तथ्य पर आगे बढ़ता है और घाटे का बजट प्रस्तुत किए जाने के द्वारा अपनाए गए समुचित राजकोषीय उपायों के माध्यम से राजकीय हस्तक्षेप पर निवेश का उद्दीपन किया जाए, ताकि बाजार में नई क्रय शक्ति डाले जाने के द्वारा उपभोग के स्तर में वृद्धि की जा सके। इसके उपरांत जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण रोजगार को यहाँ पर क्या किया गया था? द्वितीय युद्ध के पश्चात संपूर्ण रोजगार सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाली जो मौद्रिक नीतियों के लक्ष्य में स्वीकार किए जाने लगा, तो बजट घाटे को सामाजिक अभियांत्रिकी के लिए न केवल एक वैध बल्कि यहाँ पर सर्वाधिक वांछनीय औजार के रूप में भी देखा जाने लगा। हालांकि यह और कुछ नहीं है वरन कीन्स के सिद्धांत का एक विकृत स्वरूप था, जिसमें विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं दोनों में ही मुद्रास्फीति को एक चिरस्थायी विशेषता में परिवर्तित कर दिया था। नई क्लासिकल विचारधारा के अनुसार बेरोजगारी अति उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है। अति उत्पादन वस्तुओं की कीमतों को घटा देता है, जिससे मजदूरों को घटाना आवश्यक हो जाता है और यह क्रम बेरोजगारी को बढ़ाता है। कीन्स ने बचत की इच्छा को बेरोजगारी का कारण बताया है। व्यक्ति निवेश कम करते हैं क्योंकि वे ज्यादा बचाना चाहते हैं और कम निवेश से उत्पादन कम होता है, जो बेरोजगारी का कारण बनता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मांग और आपूर्ति में असंतुलन को बेरोजगारी का कारण बताया है। जब उद्योगों की माल की प्रभावी मांग कम हो जाती है तो कीमतें गिरने लगती हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूरी मिलना बंद हो जाती है और व्यक्ति बगैर अपनी किसी गलती के नियोजित से अनियोजित श्रेणी में चले जाते हैं। मांग की कमी के कारण है, क्या कारण है मांग की कमी के कारण? प्रारंभिक वर्षों में विकास की धीमी गति,
या फिर व्यापार और वाणिज्य में मंदी के कारण निवेश को स्थगन करना, या फिर हम कह सकते हैं कि निवेश का स्थानांतरण औद्योगिक से अनौद्योगिक क्षेत्र में करना। लायनीड यानी जो लाए नील एडी हैं उनके मत के अनुसार बेरोजगारी आर्थिक ढांचे के विघटन के कारण होती है। एलियट और मेरिल ने कहा है कि बेरोजगारी विशेष रूप से व्यापक चक्र में मंदी तो औद्योगिक समृद्धि के काल के पश्चात आती है। इसका परिणाम है तकनीकी निपुणताओं का विकास और श्रमिकों का उत्कृष्ट रूप से विशेषीकृत विभाजन भी अस्पष्ट और योग्य व्यक्तियों के नौकरी प्राप्त करने का असंभव बना देता है। बार्टलेट ने कहा है कि असल में एकाधिकार उद्योग जैसे लोहे और स्टील का उद्योग भी मंदियां लाने का प्रमुख कारक रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि ये उद्योग अपने उत्पादनों को बनाए रखने के लिए उस अवधि में भी अपनी कीमतों को काफ़ी नहीं गिराते हैं, जबकि दूसरे उद्योगों की कीमतों के स्तर में गिरावट आती है। सामाजिक कारक की अगर हम बात करें कि सामाजिक कारक क्या हो सकते हैं बेरोजगारी के कारणों में, कौन से कारक? सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में कई विद्वानों की मान्यता है कि बेरोजगारी के लिए केवल आर्थिक कारक ही उत्तरदायी नहीं ठहरा जा सकता, सामाजिक एवं व्यक्तिगत कारक भी बेरोजगारी में बराबर सहायक होते हैं। समाजशास्त्रीय शब्दों में बेरोजगारी को अनेक सामाजिक कारक जैसे कि अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक गतिहीनता, जनसंख्या का तीव्र विकास, दोषपूर्ण शैक्षणिक प्रणाली और व्यक्तिगत कारक जैसे कि अनुभवहीनता, व्यावसायिक अयोग्यता, बीमारी, असमर्थता के सम्मिश्रण की उपज कहा जा सकता है। अपमानजनक सामाजिक एवं कार्य परिस्थिति बेरोजगारी इस अर्थ में पैदा करती है कि कुछ व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को करना अपनी मान मर्यादा के प्रतिकूल मानते हैं। उदाहरण के लिए युवा है आईएएस, आईपीएस और विश्वविद्यालय में शोध व अध्यापन को गौरवपूर्ण कार्य मानते हैं और स्कूलों में अध्यापन, विक्रय कला और टाइप करने जैसे कार्यों को नीचे दर्जे का और निम्न श्रेणी का मानते हैं। वे इन कार्यों को करने के बजाय बेकार रहना अधिक अच्छा मानते हैं। कई विद्यार्थी हैं यद्यपि शोध में रुचि नहीं रखते फिर भी पीएचडी की डिग्री के लिए काम करते हैं और 2 और 3 वर्षों तक वो क्या करते हैं 400, 600 या 800 रुपये के मासिक वजीफे लेने पर राजी हो जाते हैं। वे क्लर्क या टाइपिस्ट की नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि शोध करना उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है और उन्हें रिसर्च स्कॉलर जो स्कॉलर का है दर्जा देता है। वे अपने मित्रों और संबंधियों को यह कहकर टालते रहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, यद्यपि वे भलीभांति यह जानते हैं कि उनमें किसी परीक्षा को भाग लेने और न तो आवश्यक क्षमता है और न ही रुचि है। कभी कभी युवा कुछ कार्यों को स्वीकार करने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो कार्य उन्हें दिया जा रहा है उससे उनके परिवार का स्तर ऊंचा है। जैसे 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। इसमें युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं पर कराए गए जनमत सर्वेक्षण में 52% जो सूचनादाता हैं उन्होंने सरकारी नौकरी और कॉलेजों के प्राध्यापक के पदों के लिए अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। और यहाँ पर हम बात करें कि ऊंची आकांक्षाएं रखना और ऊंचे स्तर के जीवन की बढ़ती अभिलाषा अच्छी बात है, परंतु अनुकूल हितों और अभिरुचियों को स्वीकार करने से मना करना बुद्धिमत्ता नहीं है। जन्म दर में उमड़ और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक वह कारक है जो काम की उपलब्धता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। गुनार मिर्डल जो कि स्वीडन का प्रसिद्ध समाजशास्त्री और जनसंख्या विशेषज्ञ था, उन्होंने जनसंख्या की समस्या का लोकतांत्रिक राष्ट्रों के कल्याण के दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और कहा है कि मेरी समझ में कोई दूसरा कारक शांति और युद्ध ही भी नहीं है। लोकतंत्रों की दीर्घकालीन नियतों के लिए इतना अधिक घातक नहीं है जितना जनसंख्या वृद्धि है, जितना कि जनसंख्या का कारक है। लोकतंत्र को न केवल राजनीतिक रूप से अपितु उनके नागरिक आदर्शों और मानव जीवन की संपूर्ण अंतर्वस्तु के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। परिवार में बेरोजगार बच्चों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक माता पिता पर निर्भरता होगी और समाज में बेरोजगार व्यक्तियों की जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही अधिक सरकार का दायित्व होगा और कई कारणों से संयुक्त परिवार प्रणाली द्वारा उठाए जा रहे दायित्वों के प्रतिमान और संरूपों में परिवर्तन आ रहा है। एकांकी परिवारों में से अधिकांश परिवारों के लिए बेरोजगार आश्रितों का भरण पोषण करना आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है और यह अनासक्ति न केवल परिवार के संबंधों को कमजोर करती है अपितु समाज के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार जनसंख्या के अनियंत्रित विकास के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी न केवल समाज के दायित्व को बढ़ाती है अपितु बेरोजगार व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी गिराती है और समाज
उसके सम्मान को नष्ट करती है और समाज में उस व्यक्ति का सम्मान है नष्ट होता है। भौगोलिक गतिहीनता भी बेरोजगारी को उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से मना करते हैं तो एक स्थान पर अधिशेष श्रमिक हो जाते हैं और दूसरे स्थान पर श्रमिकों की संख्या है अपर्याप्त हो जाती है। और गतिहीनता के कारण दूसरे शहरों में नौकरियों की उपलब्धता के बारे में सूचना का अभाव और भाषा की समस्या या फिर पारिवारिक दायित्व भी हो सकते हैं। अंत में बेरोजगारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का परिणाम है। यह शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजों ने 160 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व अपनी बढ़ती नौकरशाही के लिए बाबुओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाई थी, उसको अब अर्थपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त है क्योंकि यहाँ यह प्राथमिक शिक्षा को सही प्राथमिकता नहीं देती है। यह उच्च स्तर पर राजकोष पर भारी कीमत के बाद जो शिक्षा प्रदान करती है वह उन मनोवृत्तियों को पैदा नहीं करती जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। शिक्षा उद्योग सही मायने में अति विशाल है। इसका वार्षिक बजट पूरे वर्ष के बजट का लगभग 5% है और सुरक्षा के बजट के बाद इसका नंबर आता है। शिक्षा का लाभ मध्यम एवं उच्च आय के छोटे समूह तक ही सीमित है। वह युवा व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने में सहायक नहीं हो सका है। विडंबना यह है कि कदाचित वह उसके दिमाग में पाठ्य पुस्तक के ऐसे सिद्धांत जो पुराने हो चुके हैं और जो भारत के विकास के लिए असंगत हैं, कूट कूट कर भर देते हैं और परिणामतः उसका दिमाग एक यात्रा पर ले जाने वाले एक कपड़े के थैले के जैसा हो जाता है और इस कारण वे नौकरी के योग्य ही नहीं रहते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत कारणों का प्रश्न है, तब व्यक्ति नौकरी ढूंढने वाले की युवा अवस्था के कारण अपने अनुभव का अभाव रहता है उसमें, यानी व्यक्ति के अंदर युवा अवस्था के कारण अनुभव का अभाव रहता है। वृद्धावस्था जो व्यक्ति के काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है, शारीरिक असमर्थता, रोग, ये सभी कारक हैं बेरोजगारी और रोजगार के अयोग्य व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। अब बेरोजगारी के परिणाम क्या हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। बेरोजगारी के परिणाम की बात करें हम, बेरोजगारी के परिणाम। तो यहाँ पर बेरोजगारी के हम परिणाम देखेंगे। परिणाम क्या है बेरोजगारी के? परिणाम। तो बेरोजगारी के परिणामों में बात करें, बेरोजगारी परिवार और समाज को प्रभावित करती है, या यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी के कारण व्यक्ति के विघटन और पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन यहाँ पर होते हैं। व्यक्तिगत विघटन हो जाता है, पारिवारिक विघटन हो जाता है और सामाजिक विघटन यहाँ पर बेरोजगारी के कारण हो जाता है। अब व्यक्तिगत विघटन के दृष्टिकोण की बात करें हम, व्यक्तिगत विघटन में क्या होता है? व्यक्तिगत विघटन के दृष्टिकोण से बेरोजगार व्यक्ति का मोहभंग हो जाता है, उसमें सनकपन आ जाता है। सनकपन आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी उदासी से मुक्त होने के लिए किसी निकास के अभाव में युवा व्यक्ति है अपनी रचनात्मक शक्तियों को गलत मार्गों पर लगा देते हैं और इसी कारण डकैतियाँ, राष्ट्रीय मार्गों पर लूट, बैंकों को लूटने में लिप्त युवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये असामाजिक गतिविधियाँ अनुशासनहीन और दुर्दांत युवाओं की जीविका ऐंठने का अवसर प्रदान करती है। अधिकांश अपराधी निसंदेह ऐसे लड़कों से भर्ती किए जाते हैं जिनका बचपन में अपराध करने का इतिहास होता है और इस प्रकार कार्यों के अवसर में कमी आने के कारण दुस्साहसी अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कमाने वाले व्यक्ति जिनकी नौकरी छूट जाती है उनकी भी दशा बुरी है। भूतपूर्व कमाने वालों में शारीरिक रोग और तनाव होने और आत्महत्या और अपराध करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि काम करने के अवसरों के अभाव में उनके अपने आश्रितों को सहारा देना असंभव हो जाता है। उनका अपना दूसरा पर आश्रित रहना यहाँ पर बहुधा उन्हें नैतिक रूप से दुर्बल बना देता है क्योंकि वह उन्हें अपमानजनक लगता है और इस देश में कई व्यक्ति यथार्थ का सामना करने के बजाय तस्कर और मादक पदार्थों के व्यापार जैसे अवैध धंधे करने में लगे हैं। आर्थिक मंदियों के दौरान वेतन का घटना और अंशकालिक नौकरियों का बढ़ना व्यक्तियों को और अधिक कुंठित करता है। नौकरियों में प्रतिस्पर्धा के कारण वेतन प्राय अविश्वसनीय रूप से कम हो जाते हैं और
यहाँ पर बेरोजगारी के बढ़ जाने के कारण नौकरी के मिलने की संभावना और कम हो जाती है और वेतन भी कम हो जाते हैं। अल्प सेवा युक्त और अल्प वेतनिक को भी इतने ही कठिन सामंजस्य करने पड़ते हैं जितने की बेरोजगारी को। बेरोजगारी के कारण पारिवारिक विघटन को मापक अधिक सरल है। बेरोजगारी परिवार के सदस्यों के हितों की एकता को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत मनोक्षाओं को एकता का भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो मन की इच्छाएं हैं उनकी एकता को भी ये बेरोजगारी प्रभावित करती है। सदस्यों की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली परिवार में मनमुटाव पैदा करती है, जिसके फलस्वरूप न केवल बेरोजगार पति और उसकी पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न होता है, अपितु माता पिता और बच्चों के बीच में भी झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी बेरोजगार पति की पत्नी नौकरी करना चाहती है, परंतु पत्नी की नौकरी करने का विचार ही उसके पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्यों वाले पति को इतना उत्तेजित कर देता है कि घर में भयंकर झगड़ा हो जाता है। कई पति अपनी पत्नियों को उन क्षेत्रों में जो वे परंपरागत रूप से अपने समझते हैं महत्वपूर्ण सत्ता धारण करने पर आपत्ति करते हैं, और दूसरी ओर पति और पत्नी के बीच उस समय भी झगड़ा हो जाता है जबकि बेरोजगार पति अपनी पत्नी को नौकरी करने को कहे और पत्नी घर में छोटे बच्चे होने के कारण इसके लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करे। बेरोजगारी के कारण कुछ सामाजिक विघटन का मापन भी अधिक कठिन है। सामाजिक विघटन सामाजिक ढांचे का टूटना या परिवर्तन है, जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण के पुराने स्वरूप हैं प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के सामाजिक संबंध टूट जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। बेरोजगारी की गतिविधियां इतनी सीमित हो जाती हैं और उनके विचार इतने कटु हो जाते हैं कि वे काम करने की अपनी इच्छा ही खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दक्षता में गिरावट आ जाती है, जिससे सारे समुदाय को हानि होती है, और परिवार की लघु बचत और नगद या माल के रूप में ऋण लेकर चलाने के साहसी प्रयत्न के कई परिवार भोजन और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं में इतनी अविश्वसनीय कमी करते हैं कि वे मंद भूख से पीड़ित हो जाते हैं। अब भारत में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में हम बात करें कि भारत में क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो जैसे हम बात करें भारत में कौन कौन से उपाय हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए हैं। जैसे हम बात करें भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने के क्या उपाय भारत में किए गए हैं। यानी बेरोजगारी को जो नियंत्रण करने के उपाय भारत में किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
नियंत्रण के उपाय हैं, भारत में किए गए हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर नियंत्रण के उपाय में, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया जो पहला उपाय है, कब किया गया था? 1972-73 में किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर करने के लिए उपाय चलाया था। प्रधानमंत्री का नकदी कार्यक्रम यहाँ पर लागू किया जाना था। सन 1970 और 1980 के दशकों में विभिन्न मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, जैसे कि 1977-78 में क्या किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। 1978-79 में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम यानी IRDP चलाया गया था। 1978 में IRDP यानी एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। और सन 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और उसके बाद में 1983 में ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया। और फिर अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। और ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नरसिम्हा राव सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ 1993-94 में किया था। हमारे जो नीति निर्माताओं के द्वारा अन्य मानकों को इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हुए रोजगार सृजन को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान के केंद्र में रखा गया, ताकि रोजगार में 3% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर अर्जित की जा सके। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.858 करोड़ रोजगारों के सृजन किए जाने का अनुमान लगाया गया, जिसमें योजना के प्रारंभ होने के पहले समय पर यानी जिसमें योजना के प्रारंभ होते समय पहले शेष रहे 92 लाख के आंकड़े भी शामिल थे। योजना में कल्पना की गई कि इस पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि में कुल रोजगार में 3.99% की वृद्धि हो जाएगी। और इस योजना के द्वारा विशेष तौर पर यह कल्पना की गई कि NREP जो है, NREP मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और RLEGP मतलब कि जो 1983 में स्टार्ट की गई थी ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और JRY यानी जवाहर रोजगार योजना है, जो कि 1989 में स्टार्ट की गई थी। ऐसे विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा 1989-90 के दौरान कुल 22.60 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया जाएगा। और इसी प्रकार से मुख्यतः कृषि पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ ही IRDP है, IRDP मतलब जो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम है, उसके द्वारा 30 लाख कार्य दिवसों के सृजन की कल्पना की गई। हालांकि JRY मतलब कि जवाहर रोजगार योजना है, 1989 के दौरान वर्ष 1992-93 के दौरान 7,821.02 लाख, और 1993-94 के दौरान 10,258.40 लाख, और 94-95 के दौरान 9517.09 लाख, और 1995-96 के दौरान 3616.86 लाख कार्य दिवसों का यहाँ पर सृजन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा वर्ष 1993-94 में मात्र 45,000, 94-95 में 1.25 करोड़, और 1995-96 में 1.45 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया। अब सन 1999 में देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाए जाने के अवसर पर भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया, जिसमें पहले से विद्यमान 6 योजनाएं, जो कि एकीकृत ग्राम विकास योजना थी IRDP, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि TRYSEM यानी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण कलाकारों का यानी ग्रामीण जो कलाकार हैं उनको उपकरण किट की आपूर्ति, ग्रामीण कौशल योजना और लाख कुएं योजना को एक साथ मिला दिया गया। उसके उपरांत अतिरिक्त मजदूरी हेतु रोजगार और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से सन 2001 में रोजगार आश्वासन योजना, फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय करते हुए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को यहाँ पर लागू किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में बेरोजगारी की नियंत्रित करने के लिए विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को आजीविका में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान उन्हें मजदूरी सहित न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी प्रदान करना है।
और सन 2006 में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और इसकी प्रकृति है अत्यंत व्यापक है। देश में बेरोजगारी को नियंत्रित किए जाने हेतु अपनाए गए उपायों का मूल्यांकन करते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि बेरोजगारी सत्ता में रह चुके दलों का प्रमुख जुबानी मुद्दा रह चुकी है, किंतु इसका कोई संतोषजनक समाधान अभी भी हमारे नीति निर्माताओं से कोसों दूर है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकांश मामलों में रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं को पर्याप्त संसाधनों के द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त हो सका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नीति निर्माताओं के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि बेरोजगारी को मात्र राजकीय हस्तक्षेप के द्वारा कम किया जा सकता है और सन 1991 में यह धारणा प्रचलित रही कि जब सरकार ने अपनी आर्थिक नीति और नियोजन संबंधी रणनीति में एक यू टर्न ले लिया तो रोजगार संबंधी नए उपायों के लक्ष्य थे उदारीकरण, नियंत्रण एवं विनिमय की समाप्ति, निजी क्षेत्रों में संसाधनों को जुटाए जाना, एकाधिकार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। आर्थिक सुधार मात्र औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में सतत विकास की भी अपेक्षा नहीं की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया और हाल ही में समय में महत्वपूर्ण जो अत्यधिक धूमधाम और प्रदर्शन के साथ मनरेगा पर किंतु वहाँ ये उपाय हैं वास्तव में सफल हो सके हैं। परंतु यदि हम विगत 2 दशकों के दौरान रोजगार में हुई वृद्धि का आंकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि ऊपर जो वर्णित रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं में अधिकांश अपने उद्देश्य को हासिल कर पाने में सफल नहीं रही हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के द्वारा बेरोजगारी पर हाल ही में जारी किए गए आंकड़े में 68वां चक्र द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि देश में बेरोजगारी की बढ़ना जारी है। बेरोजगारों की संख्या 2010 से 2012 की 2 वर्षों की अवधि में 98 लाख से बढ़कर के 1.08 करोड़ हो गई है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारों की कि ग्रामीण बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। ग्रामीण बेरोजगारी, तो ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें, ग्रामीण बेरोजगारी को प्रश्न को ले लें तो कई वर्षों से राज्य सरकारों ने कई रोजगार गारंटी परियोजना की घोषणा की है। उनको निर्धनता को कम करने की रणनीतियां माना है। काम के बदले अनाज परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम बदल करके ग्रामीण रोजगार परियोजना रखा गया है। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी परियोजना, फिर जवाहर रोजगार योजना आई है। उसके पश्चात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मार्च 1990 में एक नई परियोजना है रोजगार गारंटी परियोजना को जोड़ दिया है, परंतु यह परियोजना चली भी नहीं है। यद्यपि समय समय पर यह घोषणा होती रही है कि महाराष्ट्र की मॉडल को अपनाया जा रहा है और जो अच्छे रूप से चल रहा है। इस परियोजना की असफलता का क्या कारण है? हम यहाँ पर क्या करते हैं, RLEGP को ले लें जो हुई 1983 में प्रारंभ की गई थी। इसका पूरा पैसा है केंद्र सरकार ने दिया था। RLEGP कौन सी योजना है? यहाँ पर RLEGP है जो कि 1983 में ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था। इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दिया था और इस परियोजना का मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों को विस्तार करना और एक ग्रामीण भूमिहीन परिवार को कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। 1989 से इस परियोजना का जवाहर रोजगार योजना में विलय हो गया और भारत के जो कंट्रोलर हैं या ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने अपनी परख ऑडिट के दौरान पाया कि जिस सीमा तक रोजगार गारंटी की कल्पना की गई उसके 4000 करोड़ रुपए की निर्धारित वार्षिक आवश्यकता के स्थान पर 7 वर्षों के बीच जो वार्षिक उपलब्ध राशि है 5% ही थी। इससे भी बुरा तो मालूम हुआ वह यह था कि 1983 से 1989 तक 3000 करोड़ रुपए की राशि का कुल आवंटन हुआ वह एक वर्ष की आवश्यकता से भी कम था। इससे भी केवल यहाँ पर 74% का उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार न केवल आवश्यक राशि का भुगतान नहीं हुआ बल्कि थोड़ी सी राशि उपलब्ध कराई गई और उसका भी पूरा तरह उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध निधि में भी लगभग 26.50 करोड़ रुपए दूसरी परियोजनाओं पर लगा दिए गए। यहाँ तक कि उसे कारों, जीपों या वातानुकूल यंत्र, वीडियो कैमरों, बुनियादी जमाओं और राष्ट्रीय बचत योजनाओं के निवेश के लिए खर्च कर दिया गया। खाद्यान्न जो कि RLEGP यानी कि जो कि 1983 के अंतर्गत वितरित किए जाने थे, RLEGP यानी कि ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ये वितरित किए जाते थे खाद्यान्न, वे जन वितरण एजेंसियों और संगठनों के पास पहुंच गए। परंतु आश्चर्य यह है कि इन सब कमियों के बावजूद इस परियोजना ने 7 वर्ष की अवधि में जो मानव यानी 14,720 लाख उत्पन्न किए वे सरकारी लक्ष्य द्वारा निर्धारित मानव
के दिन, जो 13,310 दिनों से 10% अधिक थे। और कैग ने इस आंकड़ों को प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं माना है। यहाँ पर उसने मानव दिनों की गणना करने के तरीके को गलत बताया है। हाजिरी रजिस्टर के आधार पर उत्पादित मानव दिनों की संकलित करने के बजाय कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, नागालैंड और पश्चिम बंगाल रोजगार उत्पादन आंकड़ों का संकलन काल्पनिक आधार पर कर रहे थे। वे कुल लागत की मजदूरी के घटक को निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर से भाग देकर के आंकड़ों का संकलन कर रहे थे। और महाराष्ट्र के एक जिले में यह पाया गया कि वहां मानव दिनों के आंकड़े वास्तविक लागत, जिसमें गैर मजदूरों की घटक भी सम्मिलित था, उसको न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भाग देकर निकाले जा रहे थे। इस प्रकार आंकड़े यहाँ पर बढ़ाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, मनरेगा पर लगातार ही धनराशियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या घटकर के मात्र 39 रह गई है। सर्वाधिक गरीब राज्यों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर बजट आवंटन से भी वर्ष 2013-14 के दौरान 7,000 करोड़ रुपए का कटौती कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप मनरेगा पर किए जाने वाला व्यय, जो कि वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 1% था, वर्ष 2012-13 में घटकर के 0.3% रह गया है। यानी यदि यह तथ्य ग्रामीण रोजगार परियोजना का निर्देशी है, तो यह आश्चर्य नहीं होगा कि स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी देश जनसंख्या के ऐसे 37.2% का भी भार अब भी उठा रहा है, जो निर्धन रेखा से नीचे है। हमारी कृषि नीति क्या है? हमारे लक्ष्य क्या हैं? क्या हमारा लक्ष्य कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को गति प्रदान करना है, अथवा राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता को हासिल करना है, अथवा क्रय और समर्थन मूल्यों को आबादित वृद्धि किए जाने के साथ ही बड़े किसानों को समृद्ध करना है, गांवों में सभी किसानों को कार्य उपलब्ध करवाना है। अभी तक हमारा जो जोर है खाद्यान्नों के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का रहा है, किंतु विगत 2 वर्ष दशकों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन करने वाले कृषि क्षेत्रों में गिरावट आई है। खाद्यान्न उत्पादन करने वाला सकल फसल क्षेत्र, जो कि वर्ष 2003-4 के दौरान 8.4% था, वर्ष 2004-5 में घट करके नकारात्मक यानी कि -2.7% हो चुका है। और हालांकि व्यावसायिक फसलें जैसे कि तिलहन है, कपास है, गन्ना है इत्यादि के अधीन आने वाले कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी के रूप में सामने आया है। घरेलू बाजारों में आई कमी का गेहूं का आयात किए जाने के साथ द्वारा यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, जो निश्चित रूप से भारतीय व्यापारियों को आवंटित की गई दरों की तुलना में ऊंची दरों पर किया जाता है। इससे यह मौलिक प्रश्न खड़ा होता है कि ग्रामीण लोगों के लिए हमें कार्य में ऐसे वैकल्पिक संसाधनों को खोजना चाहिए जो ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की जुड़वा समस्या का समाधान कर सके। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक समायोजन और बुनियादी ढांचे संबंधित विकास के कार्यक्रम और सुधारों को यहाँ पर प्रारंभ नहीं किया जाएगा, तब लक्षित आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। क्या कृषि को सरकारी नियंत्रण और सब्सिडी के शिकंजे से मुक्त किया जाना एक समाधान हो सकता है? क्या ऐसा कोई भी कदम कृषि क्षेत्र को वर्तमान समय की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करेगा? क्या यह कदम छोटे एवं सीमांत किसान यानी खाद्य कीमतों और खाद्यान्न घाटे वाले राज्यों को प्रभावित करेगा? प्रश्न वास्तव में बहस के लिए योग्य है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY नामक एक स्वरोजगार योजना को भी सन 1993 में प्रारंभ किया गया, ताकि स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र सरकार इस प्रयोजन के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराती है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रदान करती है। वर्ष 1994-95 में वर्तमान शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना को प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया, और किंतु ग्रामीण रोजगार योजनाओं के समान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना कुछ खास कार्य नहीं कर रह सकी है। ऋण प्राप्त करने वाले शिक्षित लोगों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, और यही हाल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाली सब्सिडी का भी है। इस योजना के लिए निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों को हासिल किए जाने में क्रमिक रूप से गिरावट दर्ज की जा रही है। उदाहरण के लिए हम बात करें, वर्ष 2000 और 2001 के दौरान लक्षित युवकों में 70% को ऋण स्वीकृत किए गए, वही 2002 और 3 के दौरान यह प्रतिशत घटकर के 52 रह गया। इस प्रकार यदि योजनाएं विफल होती हैं, जैसे कि प्रवृत्ति से प्रदर्शित हो रहा है, तो रोजगार से संबंधित गणनाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण कानून और व्यवस्था संबंधी मशीनरी के अलावा राजनीतिक व्यवस्था भी आने वाले वर्षों के दौरान भारी तनाव के अधीन आ जाएगी।
जनता दल ने 1990 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में काम का अधिकार के नए इनाम का यहाँ पर वायदा किया। इसका अर्थ है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार निर्धारण करेगी जिससे उन सबके लिए जो यह चाहते हैं कि उत्पादक और लाभकारी नौकरियां उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जा सके। उन सभी का काम करना चाहते हैं, तो उन सभी को जो काम करना चाहते हैं काम के अवसर प्राप्त हो, परंतु इससे पहले भी इस चुनौती को स्वीकार करती है कि इस सरकार ने नवंबर 1990 में सत्ता त्यागनी पड़ी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो 5 वर्षों तक 1991 से 1996 तक सत्ता में रही, रोजगार उपलब्ध करा पाने और गरीबी को समाप्त कर पाने में पूर्णतः विफल रही। और इस अवधि के घटित विभिन्न घोटाले मात्र शासक अभिजात वर्ग के इस अवधि के क्रियाकलापों की ओर इशारा करते हैं। एच.डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार जिसने जून 1996 में सत्ता हासिल की थी, उनके द्वारा ग्रामीण बेरोजगार और गरीबी को कम किए जाने के दावे किए गए, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर पाने में सफल रही क्योंकि इसे अप्रैल 1997 में त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने भी अपने कार्यकाल, जो कि सन 1998 से 2004 तक चला था, इसके दौरान देश में व्याप्त बेरोजगारी के परिदृश्य में सुधार कर पाने की दिशा में कुछ खास यहाँ पर नहीं कर सकी। प्रश्न यह है कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति में क्या काम का अधिकार की गारंटी देना संभव है? तटस्थ एवं पक्के आंकड़ों के साथ क्या रोजगार उत्पादन परियोजना का एक निश्चित रूपरेखा बनाई जा सकती है, या फिर यह एक लोकप्रिय प्रश्न बनने के लिए एक और झूठा नाटक होगा? मेरे विचार में यह अप्रासंगिक, पलायनवादी और विषयांतर करने वाला और छिछोरा और हास्यास्पद प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। केवल वादा करने से और संविधान की व्यवस्था कराने से किसी को काम मिलने की संभावना नहीं हो जाती, सिवाय राजनीतिज्ञों के जो असंभव वादे करने में प्रवीण होते हैं। व्यापक आर्थिक नीतियां, नवीन रोजगार के उत्पादन की परियोजनाएं, आर्थिक प्रणालियों का दक्ष संगठन और दूसरी व्यवसायिक यानी व्यवहारिक और परिणाम देने वाली तकनीकों का पर्याप्त विचार किए बिना ही काम का अधिकार और एक वादे को जोड़ने की गलत नहीं समझते हैं। बाहरी निवेश के बिना काम का अधिकार न तो व्यवहार्य है और न ही काम के लायक है। यह एक दूर की भ्रांति और एक खोखला दकियानुसी विश्वास पात्र है। एक नौकरी उत्पन्न करने में प्रति वर्ष कड़ी राशि की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में 4 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए इतने संसाधन और अरबों खरबों रुपए कहाँ से आएंगे? क्या यह नारा चारों ओर अपरिमित कुंठा और मोहभंग उत्पन्न नहीं कर पाएगा? क्या काम का अधिकार नौकरी पाने के लिए अदालत की आज्ञा से या मालिक द्वारा नौकरी की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार से या सामूहिक सौदेबाजी आदि से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या यह आरक्षण के अधिकार के प्रतिकूल नहीं है? इसलिए क्या हम उन राजनीतिज्ञ जो जनता को खुश करने के लिए ऐसे नारे देते हैं, वादे करते हैं, उनके विचारों की कोई विकृत कुतर्क नहीं माने? क्या बेरोजगारी बीमा एक सही नीति होगी? अगर बेरोजगारी बीमा की बात करें तो ये क्या सही नीति होगी? किसकी बात करें हम? बेरोजगारी बीमा की। क्या बेरोजगारी बीमा सही नीति होगी? आज के समय में एक आदर्श देश वह माना जाता है जो कल्याणकारी देश है, अर्थात एक ऐसा देश जिसमें अपने नागरिकों की आवश्यकता और वैसे स्वतंत्र करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का प्रावधान, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध संरक्षण, सुरक्षित मजदूरी उपलब्ध करवाया जाना, पर्याप्त विश्राम का समय और एक उदार पेंशन आदि को राज्य के अनिवार्य कार्यों के रूप में या अनिवार्य कार्यों के तौर पर जाना जाता है। निसंदेह ये सब एक महान प्रयास है। अनेक देशों में लोग इसे अपने अधिकार और अपने समाज के शिष्टाचार के रूप में देखते हैं, परंतु क्या इस आदर्श में कल्याणकारी कार्यक्रम की आर्थिक और राजकोषीय लागतों की अपेक्षा की जा सकती है? भारत में यदि बेरोजगारी बीमा योजना को लागू किया जाए तो क्या यह टिकाऊ आधार है? इसका वित्त पोषण किया जा सकता है? बढ़ती हुई बेरोजगारी और जीवन यापन की लागतों के साथ हमारी सरकार किस प्रकार के लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है? आगे सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को संचालित कर रहे अनेक विकासशील राष्ट्रों में यह अनुभव किया जाने लगा है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वर्तमान समय में बेरोजगारी की उच्च दर का एक अंशदायी कारण है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी बीमा के मामले को ही ले लीजिए। यूरोप और अमेरिका के अधिकांश देशों में बेरोजगारी संबंधी लाभ संबंधित व्यक्ति को उसकी पिछली आमदनी के 80% तक 2 अथवा उससे अधिक वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। बेल्जियम और डेनमार्क में इस अवधि की कोई सीमा नहीं है। तो फिर काम तलाश करने की आवश्यकता ही क्या है? और किसी भी कम
पारिश्रमिक वाले रोजगार के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका उपचार क्या हो सकता है? रोजगार के बाजार में नव प्रवेशकर्ताओं के लिए आज रोजगार के कौन कौन से मार्ग खुले हुए हैं, उसके तो यहाँ पर सन 1994 में दिल्ली में आयोजित 31वें भारतीय श्रम सम्मेलन यानी ILC यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इसमें देश में सरपट गति से बढ़ रही बेरोजगारी के कुछ उपाय यहाँ पर सुझाए गए हैं। बेरोजगारी के लिए पहला तो स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आमूल-चूल पुनर्गठन किया जाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा वर्तमान समय के संदर्भ में वांछित आवश्यकता कौशलता की यहाँ पर पहचान करनी चाहिए। बाजार में मौजूद मांग वाले इस प्रकार पहचान किए गए कौशल से प्रसारित पाठ्यक्रम और अध्ययन की सूची को जो भी सूचियां हैं वो तैयार करनी चाहिए। स्वरोजगार के लिए न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंख्य अवसरों की खोज की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें शामिल है आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती, लघु पैमाने के उद्योग और कृषि उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालन, ग्रामीण कलाएं और हस्तकलाएं जैसे कि हस्तनिर्मित कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान, वस्त्रों के हाथ द्वारा छपाई व रंगाई कालीन दरी इत्यादि, छोटे व्यवसाय और व्यापार, पौधशालाएं और कृषि उपकरणों का किराए पर दिया जाना और उनकी मरम्मत संबंधी कार्य। पहले ही सुझाया जा चुका है कि एक उपाय है उच्चतर शिक्षा का विनियमन किया जाए। स्नातकोत्तर और तकनीकी लोगों की संख्या में वृद्धि मोटे तौर पर प्रतिवर्ष 10% की दर से रही है। किसी भी एक अकेले रोजगार के लिए लगभग 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। इस दर पर देश में बेरोजगारी की कल्पना करते हुए सरकार को यहाँ पर कितने की जरूरत होती है? 12 लाख करोड़ रुपए का व्यय करना होगा। क्या हमारे पास मात्र बेरोजगार लोगों के लिए व्यय कर पाने हेतु इतनी बड़ी धनराशि अलग से उपलब्ध है, या फिर इसलिए सरकार उच्चतर शिक्षा को नियंत्रित क्यों नहीं करती? शायद मामले की असलियत यह है कि न केवल सरकार बल्कि राजनीतिक, शिक्षक, छात्र और जनता सभी के अपने अपने निहित स्वार्थ हैं। शिक्षकगण अपने दायित्वहीन पद को पसंद करते हैं और प्रशासकगण एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जिसके अंतर्गत बेरोजगारी की काली छाया को अस्थायी तौर पर दरकिनार किया जा सके। समृद्ध अभिजात लोग गरीबी के खर्चों पर लाभ के सबसे बड़े भाग का हड़प लेना चाहते हैं और राजनीतिक निठल्ले और कुंठायुक्त और कुशिक्षित छात्रों की भीड़ निकालने वाले बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उनके राजनीतिक बल को मजबूती प्रदान करते हैं। रोजगारों में तीव्र गति से वृद्धि न होने का एक अन्य कारण है श्रम संबंधी कानून। भारत में श्रमिक की छंटनी किया जाना लगभग असंभव सा है। अतः यहाँ पर व्यवसायीगण प्राय स्थायी कर्मचारी की तुलना में संविदा कर्मचारी को पसंद करते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निजी क्षेत्र में नियोजित लोगों की संख्या गत दशक के दौरान 85 लाख के आसपास रहते हुए स्थिर बनी रही है। मात्र सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ भी वृद्धि की दर में मंदी आई है, क्योंकि सन 1999 में उनकी संख्या 194 लाख से कुछ अधिक थी। यद्यपि सन 2003 में यह 185 लाख है से कुछ ही ऊपर रह गई है। इसलिए कानून के द्वारा उत्पन्न किए गए रोजगार विरोधी लोकाचारों को सरकार के द्वारा दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि बेरोजगारी से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है आर्थिक विकास। कुछ समय के लिए यह सही हो सकता है, किंतु सदैव के लिए नहीं। ऐसा 3 कारणवश है। पहला तो आर्थिक विकास की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरा, तकनीकी में होने वाले उन्नतियां पारंपरिक व्यवसाय और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को विस्थापित करने की प्रवृत्ति से युक्त होती है। तीसरा, ऐसी अर्थव्यवस्था कई वर्षों के दौरान संरचनात्मक कठोरताएं विकसित कर लेती हैं, जो परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन को रोकती हैं। अधिक विकास दर वाले दशकों में विकसित हुए आर्थिक संबंधों को आर्थिक गतिहीनता की अवधियों के दौरान बनाए नहीं रख सकती। हालांकि भारत जैसे एक विकासशील देश को आर्थिक विकास के लिए नीति और कार्यक्रम दोनों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ मुक्त व्यापार की नीति में अनेक की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी, बेरोजगारी को कम करेगी। भारत जैसे विकासशील देशों को उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों पर निर्भर किया जाना आज के युग में मूर्खों के स्वर्ग में निवास करने के जैसा है, क्योंकि ऐसे देशों के द्वारा आर्थिक सहायता मांगने वाले देश पर अपने विचारों और विचारधाराओं को थोपा जाना अवश्य भावी है। भारत को अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। निश्चित रूप से विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए रियासती ब्याज दरों पर ऋण के रूप में कुछ सहायता, कुछ पूंजीगत निवेश, मात्र चुनिंदा क्षेत्रों में कुछ संयुक्त उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था के विकास
और फैलती हुई बेरोजगारी की समस्या को समन के लिए जाने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों के द्वारा आवश्यक रूप से निम्नलिखित पर बल दिया जाना चाहिए। स्वरोजगार के लिए अवसरों का सृजन किया जाए, कार्यशील गरीबों की उत्पादकता और आय के स्तरों में वृद्धि किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में राहत प्रदान करने वाले रोजगार पर दिए जाने वाले बल को टिकाऊ उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाने पर स्थानांतरित किया जाए, किसी सीमा तक संरक्षणवादी नीति की ओर वापसी किए जाने और सप्रसंग सरकार के द्वारा घमंड सहित प्रदर्शित न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बल दिए जाने के स्थान पर नीतियों के उदारीकरण का एक ईमानदारी पूर्ण परीक्षण किया जा सकता है और निजीकरण की गति को बढ़ाया जा सकता है।